उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर सोशल मीडिया पे खूब वायरल है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या किसी का फ़ोन आया है, किसी का दबाव है, कोई कारण है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आज पीलीभीत पहुंचे और पीलीभीत में जाहिर सी बात है वरुण गांधी का टिकट कटा था, तो लोग देखना चाह रहे थे कि वरुण गांधी उस रैली में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो नहीं पहुंचे हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं ये आपको बताएंगे। इसके अलावा धनंजय सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, मगर राहत मिली नहीं है, तो अब क्या करेंगे धनंजय सिंह। जौनपुर से खुद का लड़ना तो अब क्लियर हो गया कि नहीं लड़ पाएंगे वो, तो परिवार से कौन होगा, क्या होगा, ये आपको बताएंगे। साथ ही प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी डिमांड हो रही है, राहुल गांधी से ज़्यादा डिमांड हो रही है उनके उत्तर प्रदेश में रैलियों को लेकर, रोड शो को लेकर। तो कहाँ से ये डिमांड आ रही है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने टिकट जारी कर दिए, मगर अंदर खाने सीटों पर घमासान मचा हुआ है, उनके बारे में आपको बताएंगे। और बात करने के लिए विस्तार से हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। अरे भाई, अब क्या चल रहा है? बिल्कुल लखनऊ में हल्ला मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ मैं, एकदम ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं कि अजय राय, एक बड़ी खबर आने वाली है। अजय राय, या कुछ लोग नाम नहीं लिख रहे हैं कि एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस तरह की खबरें चल रही हैं, तो क्या इस खबर की सच्चाई है? क्या वाकई उनको कोई ऊपर से फ़ोन, दिल्ली से फ़ोन आया है, या किसी का दबाव आ रहा है, या कोई पीछे पड़ा है कि बीजेपी में शामिल हो जाए? ये बात वाकई सही है, कुछ दम है, या सिर्फ हवा में है? देखिए, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। जी। कल देर शाम, मतलब क्या है कि लखनऊ में जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, वो सब लोग सवेरे निकल जाते हैं 9:30-10 बजे में पश्चिम यूपी, अपने अपने चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर से प्रचार उचार करके शाम में लौट आते हैं। तो उसके बाद शाम में हम चले जाते हैं कुछ लोगों से मिलने के लिए, पता लेने आखिर पार्टी में चल क्या रहा है। जी। तभी तो कहानी आपके साथ करें, बात करें। बिल्कुल। तो कल जब गए तो एक सीनियर लीडर्स के पास, सीनियर नेता है, उनके घर गए तो 2-3 विधायक वगैरह बैठे थे। जब वो लोग निकल गए तो उन्होंने एक बात कही कि आपको एक बड़ी बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि खबर बहुत बड़ी है। मैंने कहा मतलब, उससे पहले उन्होंने पूरा माहौल बनाया। 3 मिनट तक उन्होंने माहौल बनाया। समझे बात क्या बता क्या रहे हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा पता करिएगा, अजय राय जो हैं वो बीजेपी आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा महाराज, वो कांग्रेस छोड़ के क्यों बीजेपी आ जाएंगे? बोला नहीं नहीं, सारी बातचीत हो गई है। सब लोग, यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने हरी झंडी दे दी है। अब प्रधानमंत्री के पास फाइल है, चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ग्रीन सिग्नल मिलते ही उनका गाजे बाजे के साथ बीजेपी में स्वागत होगा, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा से लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा बलिया से। मेरा माथा भी ठनका भाई, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी बिल्कुल इसी पार्टी के सीट का बीच में जब, नाम मेरे दिमाग में भी आया पंकज जी। हाँ, तो सीटों का बंटवारा जब चल रहा था तो ये जानकारी सामने आई कि अजय राय ने जिद पकड़ ली थी कि बनारस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बलिया भी चाहिए। हुआ कि बलिया क्यों चाहिए? तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि वहां से खुद अजय राय बलिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो 2-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कोई जीत तो मिली नहीं। पिछली बार तो तीसरे नंबर पर चले गए थे वो। और बलिया में भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या है, मतलब परिसीमन के बाद बलिया की सीट भूमिहार के लिहाज से अच्छी हो गई है। आप याद करिए कि 2014 में भी जब मनोज सिन्हा को टिकट मिला था गाजीपुर से, तो वो ये जी। कह रहे थे कि बलिया से ही चुनाव हमको लड़ने दिया जाए। बाद में अमित शाह खुद नामांकन कराने गए थे, याद करिए 2014 की बात कर रहा जी। हूं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे जो खांचा होता है ना, फॉर्मेट, उसमें उनकी कही हुई हर बात मुझे फिट बैठ रही थी कि भाई प्रधानमंत्री को कॉल लेना है, ये बलिया मांग रहे थे तो बलिया से लड़ सकते हैं। कांग्रेस में क्या बचा है, एक से एक बड़े नेता वहां जा रहे हैं, वहां चले जाएंगे, और मूलतः उनकी घर वापसी ही तो होगी। वो तो वैसे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जमाने से वो बीजेपी में दीक्षित और शिक्षित रहे हैं। जी। बीजेपी से ही वो विधायक भी चुने गए थे, अधिकतर उनका समय बीजेपी में ही बीता है, तो घर वापसी हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगा कि ठीक है, कल इस स्टोरी पे काम किया जाए। सवेरे सवेरे जब एक फोन आ गया एक और बीजेपी के सीनियर लीडर का, जो फिलवक्त दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने कहा आपके लिए खबर है। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अजय राय जो है बीजेपी में हो गया, बस 1-2 दिनों में ये फैसला होने वाला। मैंने कहा यार गजब है। कल एक जहां गया था उन्होंने भी ये बात कही, दिल्ली में भी इस बात की बड़ी चर्चा है। क्या अजय राय वाकई में बीजेपी जा रहे हैं क्या? जी। या ऑल सेड एंड डन सब कुछ बातचीत हो गई है, सारा डील फाइनल हो चुका है? तो मैंने कहा कि भाई पहले जो इस पूरे बातचीत में जो पार्टी है
जिनको लेकर तमाम कहानियां चल रही है, बातें कही जा रही है, कम से कम एक बार उनसे मिलना तो बनता है। जी। तो आजकल वैसे भी नेता लोग फोन पर बात करने से परहेज करते हैं, या तो वो फेस टाइम बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे, वो भी उनको लगता है कि सेफ नहीं रहा। तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप घर चलिए, यही लखनऊ में ही थे वो, और यूपी कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, पिछले 2 दिनों से यही हैं। जी। अब तो मथुरा जा रहे हैं वो अजय राय। तो वहां गए, तो हमने उनसे पूछा कि भाई बड़ा चल रहा है। अचानक से वो दुर्वासा मुनि हो गए गुस्से में। कौन कह रहा है कि हम ये, आप नाम कैसे बता? बोला नहीं नहीं पंकज भाई, जब आप मेरे पास आए तो दोनों नेताओं के नाम बताइए। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, ये नहीं हो सकता कि हम अपनी जिन बात बताई। बोला नहीं, हम जी। जान तो ले कि इतना कौन बता रहा है, कितना सीरियस मामला है कि प्रधानमंत्री को कॉल लेना है, और मैं मान चुका हूं। अरे भाई, मैं आपके सामने बैठा, मुझे बीजेपी जाने का मन ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा बीजेपी में? यहाँ मैं यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, वहां जाके मैं तलवे चाटूंगा मैं किस किस नेताओं के, वहां बीजेपी में नेताओं की क्या औकात है? मतलब एकदम भड़क गए। मैंने कहा भाई मैं तो पूछने आया हूं। जी। तो जिस तरीके से वो जो उनका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था अजय राय का, उससे मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इनके मन में अगर कहीं भी रहा हो बातचीत का, या कोई बातचीत हो रही है, उनके मन में कोई इच्छा रही हो, तो कोई आदमी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है जिस तरीके से अजय राय सामने रिएक्ट किए। तो मुझे लगा शायद ये कहानी हो सकती है, या फिर एक समझी रणनीति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो एक पूरी कहानी और माहौल बना दिया जाए, लोगों के मन में डाउट हो जाए। ये भी हो सकता है, राजनीति जी। में बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता। फिर उन्होंने कहा, 2-3 नेताओं के नाम बताए उन्होंने, कि इस बार भी मेरे पास बीजेपी के इन इन नेताओं के फोन आए और ये 2 अमुक नेता मुझसे मिले जी। कि चलिए। तो अजय राय ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम अगर जाना ही होगा तो हम आप लोगों के हवाले से जाएंगे, हम सीधे ना बात कर लेंगे। हमको जी। क्या वो लोग नहीं जानते हैं क्या? आप लोगों की क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, मैं जानता हूं। हमको नहीं जाना बीजेपी। फिर उन्होंने एक मार्के की बात कही कि 2014 का जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उनके पास बीजेपी के जो उस वक्त के टॉप लीडर थे, प्रस्ताव था कि आप भारतीय जनता पार्टी चले जाइए। उन्होंने कहा 2019 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का कांग्रेस के टिकट पर, तब भी उनके पास प्रस्ताव आया कि आप चले आइए। बोला जब मैं 2014 में नहीं गया, 2019 में नहीं गया, तब 2024 में किस बात के लिए जाऊंगा? मैं यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हम पे कोई जिम्मेदारी दी है, और टीम का लीडर होने के नाते यूपी में, और मैं यहाँ से सटक सीताराम हो जाऊं, चला जाऊं बीजेपी में, ये कोई बात होती है? राजनीति में कहीं ना कोई एक मर्यादा होती है, और अजय राय ने कहा मैं इस मर्यादा का पालन कर रहा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया में तो बाढ़ आ गई। कुछ बिल्कुल। लोगों ने बिना नाम लिए, कुछ लोगों ने नाम लिखे लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं कि बड़े नेता आने वाले हैं, किसी ने लिख दिया अजय राय आने वाले हैं। अंत में मैंने देखा अभी जाके उनका व्हाट्सएप पे एक वीडियो हमको उन्होंने भेजा है, जिसमें जी। उन्होंने बयान जारी किया है खंडन करते हुए अजय राय ने, कि भैया लड़ाई बनारस में जो है वो चौचक और चौचक होगी। जो बेसिकली ये बनारस के लोगों की ये जी। बोली है, वो इस हाँ। तरीके से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि साफ साफ उन्होंने कह दिया कि लिखित रूप से भी और बोल के भी मैं बता रहा हूं कि किसी भी सूरत में मैं बीजेपी नहीं जा रहा हूं। उन्होंने हालांकि कई नेताओं के नाम बताए 2014 से लेकर, जब हम बात कर रहे हैं 2024 में आपसे, अब की इन बार 10 किसका सालों फोन में आया पंकज जी? अभी अब की बार किससे किसी से बात हुई क्या उनकी? उसमें कुछ बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, और कुछ ऐसे भी हैं नेता जो है तो इंडिपेंडेंट के तौर पर, अगर देखें आप, इशारा शायद समझ रहे होंगे इधर उधर, लेकिन वो बीजेपी के हमदर्द हैं, बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं। उन लोगों ने भी कही उनकी बात, और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मुख्तार अंसारी से अदावत रही है। ऐसे जी। लोगों ने भी उनको अप्रोच किया। नाम बताना उचित नहीं रहेगा क्योंकि फिर जनता दिक्कत गैस होती कर है। लेगी, कमेंट में लिख के बताएगी भी, देखिएगा आप। मैं यही चाहता हूं कि खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जी। सोचें वो कौन हो सकते हैं। नाम जी। बताना सही नहीं है, सूत्र सूत्र रहनी चाहिए, अदृश्य है। तो उन्होंने कहा कि 2014 में तो उन्होंने टॉप लीडरशिप की बात की, नाम भी बताया कि उन लोगों ने मेरे पास प्रस्ताव आया था। उन्होंने, और देखिए अजय राय 1996 से लेकर 3 बार वहां से कोलसला से वो लगातार विधायक रहे, फिर पेंड्रा में एक बार वो 2012 का चुनाव जीते, उसके बाद 2 बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। 2000 आप याद करिए जब मुरली मनोहर जोशी को 2009 में टिकट मिल गया था, तो वो दुर्वासा मुनि हो गए थे, जी, और तभी उन्होंने नाराज खिलाफ होके गए थे। में नाराज होकर चले गए, और जोशी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। 2009 की बात करें, जिस वक्त मुख्तार अंसारी भी थे, जी। और मुझे याद है उस वक्त जब पोलिंग बूथों के बाहर बहुत भीड़ लगने लगी थी, और ऐसा लगने लगा था कि जोशी जी और मुख्तार अंसारी में कुछ भी हो सकता है, तो अजय राय दोपहर के बाद वो सुस्त पड़ गए थे, और वो भी एक रणनीतिक तौर पर उनका फैसला था।
और बाद में कुछ हजार वोटों से मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीत गए थे। जी। और तब से जो उनकी बीजेपी से उनकी अदावत है वो है ही। और वो सब लोग ये बात कहते हैं कि अगर आज वो बीजेपी में होते तो कम से कम यूपी के टॉप 5 लीडर में उनकी गिनती होती, जिस तरीके से उनकी छवि है लड़ाकों की वाले की। और उनके पास वो हारे हो या जीते हो, उनके पास एक क्या कहते हैं मास सपोर्ट है उनके पास अपने इलाके में। यूपी के लोग उनको जानते और पहचानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बलिया सीट की बात हो रही है, उन्होंने कहा बलिया में अपने लिए नहीं मांग रहा था भाई साहब, मैं अच्छा। बनारस छोड़ के क्यों जाऊंगा, यहीं काशी में मुझे रहना है, काशी में मुझे खपना है और यहीं मुझे स्वर्ग सिधार जाना है, यहीं से मुझे परलोक भी जाना है। बोले वो बलिया सीट मैं एक रणनीति के तौर पे मांग रहा था कि वहां एक उम्मीदवार को लड़ाया जाता, वो मेरे मन में उस उम्मीदवार का नाम था। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी ने वो सीट नहीं छोड़ी तो इसीलिए हम बलिया नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए बलिया नहीं मांग रहा था, अपने एक साथी नेता के लिए बलिया की सीट मांग रहा था। इसे सारी बातें जो है वो कोरी बकवास है। मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। बिल्कुल, तमाम बातें, तमाम दावे, गुस्सा सब ज़ाहिर किया जा रहा है ना आपके साथ, मगर वही है, मैं फिर कहूँगा कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, तो देखने वाला होगा कि क्या होता है। बाकी ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात की, उससे लगता तो नहीं है कि फिलहाल अजय राय बीजेपी में आएँगे। बाकी देखिए, जो होगा वो अपडेट आप तक पहुँचाई जाएगी, दर्शकों तक पहुँचाई सौरभ जी, जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक नेता जिनके बारे में पता चला कि दिल्ली में वो एक जगह से निकले हैं और बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, 1 घंटे बाद ज्वाइन कर लेंगे। जब उनको फोन किया कि आप बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए, बोला कौन कह रहा है, मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ, मैं भी। जी। और 1 घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ कि टीवी पे वही बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो ये भी जी। सच है। हाँ, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पंकज जी पीलीभीत की, क्योंकि पीलीभीत की जब आप राजनीतिक लिहाज से बात करते हैं, सबसे पहला नाम आपके ज़हन में आता है वो है वरुण गांधी का। वो वहाँ से सांसद रहे, हालांकि उनका टिकट कट गया है और उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद, पूर्व कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सब कुछ रहे हैं, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने पहुंचे पीलीभीत। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वरुण गांधी भी उस मंच पे होंगे, क्योंकि भाई फिलहाल तो सांसद वही हैं जब तक कि नए सांसद चुन नहीं लिए जाते, मगर वो दिखे नहीं। तो इसको लेकर क्या चर्चा है, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? अब अगर 2 विंडो वाला सिस्टम जैसे हम और आप हैं स्क्रीन पे, तो जैसे गाजियाबाद में रोड शो हो रहा था, वहां टिकट तो जनरल वीके सिंह का भी कट गया था। वो तो हाँ केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। जी। लेकिन वो उस गाड़ी पर सवार थे जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे थे। योगी जी को भी आपने देखा था वहां पे, और उम्मीदवार अतुल गर्ग भी थे। लेकिन यहाँ देखिए, जब पीलीभीत के चुनावी मंच सभा का मंच बना था, उसपे वो नहीं थे, वरुण गांधी नहीं थे। बरेली से जिनका टिकट कटा है संतोष गंगवार, वो मंच पर मौजूद थे। और यही बात है कि सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वरुण गांधी के मन में चल क्या रहा है, जी। उनके मन में क्या चल रहा है। अभी तक उन्होंने मीडिया में आगे कोई बयान तो दिया नहीं है। लेकिन अगर वो मंच पर रहते तो इसके पॉजिटिव मैसेज जाते, क्योंकि कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब बीजेपी के लिए वही सब कुछ है। और वो वहां गए थे। आपको एक बात बताऊं कि पीलीभीत को बीजेपी भी बहुत गंभीरता से ले रही है। वरुण गांधी का जो टिकट कटा है जी। उसके बाद से सब सीरियसली ले रहे हैं। अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी पीलीभीत से कर रहे हैं, 12 तारीख को वो भी 12 जा रहे तारीख से हैं। जी। और देखिए, हाँ, और जैसे देखिए कि प्रधानमंत्री अभी जो यूपी में जिन जिन जगहों पे गए हैं जहां उन्हें लगता है कि सीट थोड़ी डिफिकल्ट है या कोई विवाद हो गया, जैसे गाजियाबाद रोड शो करने गए तो जनरल वीके सिंह का टिकट कटने से विवाद है, छतरी पंचायत हो रहा है, कहा जा रहा है ठाकुर बिरादरी के लोग नाराज हैं। फिर वो सहारनपुर चले गए जहां 2019 में राघव लखनपाल हार गए थे, जी। इमरान मसूद वहां से चुनाव लड़े तो वहां भी वो चले गए थे। तो मेरठ गए थे। तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो पीलीभीत गए थे मोदी प्रधानमंत्री और वहां पे वरुण गांधी नहीं रहे। तब वरुण गांधी जब मंच पर नहीं तो तमाम तरह की चीजें कही जाएंगी। हालांकि मेनका गांधी जो उनकी मां है वो बार बार इस बात को कह रही हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, अब वो क्या फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक वरुण गांधी ने जो एक अपील जारी की थी पीलीभीत की जनता के नाम से, उसमें एक सेंटेंस ये था कि चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, पीलीभीत के जनता के साथ उनका रिश्ता कायम रहेगा। अब जी। ये रिश्ता कायम रहेगा और कोई भी कीमत, आखिर वो कीमत क्या है, और रिश्ता कायम रहेगा तो कैसे रहेगा। आप सांसद नहीं हैं, लेकिन आप आ भी नहीं रहे हैं, आप जनसंपर्क भी नहीं कर रहे हैं, यही सी बात को लेकर तो विवाद है। तो हमने जानने की कोशिश की तो वरुण गांधी की टीम की तरफ से हमें बताया गया वरुण गांधी से तो संपर्क नहीं हो पाया। वरुण गांधी के लोगों ने, करीबी लोगों ने बताया कि उनकी तबीयत पिछले 3-4 दिन से खराब है और इसीलिए वो कहीं जा नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इस वजह से वरुण गांधी इस चुनावी सभा में ना गए हों, ये बताया गया है। लेकिन सवाल तो है ही कि सवाल उठेंगे ही, और क्यों ना उठेंगे भाई,
जब प्रधानमंत्री उस मंच पर है, संतोष गंगवार का टिकट कटा, वो भी उस मंच पर थे और जितिन प्रसाद के समर्थन के लिए, उनके प्रचार के लिए मंच सजा था, तो वरुण गांधी का होना ये अपेक्षित था। बिल्कुल। मगर वरुण गांधी की तबीयत काफ़ी दिन से खराब है ऐसा लगता है, क्योंकि जब सुल्तानपुर पहुंची थी मेनका गांधी तब उनसे भी सवाल पूछा गया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं। तो हम कामना करते हैं कि जल्द वरुण गांधी ठीक हो जाएं, फिट हो जाएं। अगली खबर जो आपने कहा कि मन में क्या चल रहा है वरुण गांधी के नहीं पता, ऐसे ही धनंजय सिंह के मन में अब क्या चल रहा होगा जनता जानना चाहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट से तो उनको राहत मिल ही नहीं, वहाँ से तो झटका मिल गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वहाँ से राहत मिल जाए तो चुनाव लड़ लें, मगर ऐसा तो हो नहीं पाया, ऐसा तो दिखता नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वो अब क्या करने वाले हैं? जो कयास लगाए जा रहे थे पत्नी के लड़ने के, पिता के लड़ने के, क्या उसी दिशा में बढ़ेंगे? देखिए, जौनपुर का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा हो गया है। धनंजय सिंह जिस तेजी से आगे बढ़े थे, फिर एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो गई। अब वो एक बार जेल चले गए तो उनसे संवाद भी नहीं हो सकता है। जो लोग जाते हैं मिलने के लिए, उनके जरिए जो बातें छन के आ रही है, उनके परिवार के सदस्यों से बात हो पा रही है, तो उससे तो ये लग रहा है कि धनंजय सिंह ने अभी उम्मीद छोड़ी भी नहीं। मतलब उन्हें लगता है कि उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाएगी। हालांकि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी हुआ, उससे संकेत ठीक नहीं लग रहे हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद थी और भरोसा भी था, जिस तरह के वकील उनके लिए खड़े किए गए थे, उन्हें जी। लग रहा था कि उन्हें कुछ न कुछ राहत मिल जाएगी। जैसे अफजाल अंसारी को राहत मिल गई, वो चुनाव लड़ भी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन्हें ये बड़ा भरोसा था, लेकिन कोर्ट का जो रवैया रहा है, बाद में अभी सुनवाई होगी। अच्छा, समय भी तो नहीं है ना सौरभ जी, जी। आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। पता लगा कि 1 महीने बाद अब टाइम ही कम रह गया, तो क्या करेंगे? तो वहां प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कई तरह की चीजों पर काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने वहां अपना उम्मीदवार नहीं दिया। बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह आ गए हैं मुंबई से, जी। और बीजेपी ने इस बार प्रयोग किया है कि चूंकि पिछला चुनाव हार गई थी बीजेपी, और 2014 में भी जब केपी सिंह जीते थे तो बहुत कम वोटों के अंतर से जीते थे। तो धनंजय क्या करेंगे? पहला तो ये है कि अगर उन्हें राहत मिल गई तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। जो उनके लोगों ने बताया वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। फिर ये बात हुई थी कि क्या उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, और उनका एक सोशल मीडिया में पोस्ट भी आया था, जब कुछ लोगों ने विरोध के दौरान कुछ नारे ऐसे आपत्तिजनक लगा दिए थे, तब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की थी। बड़ी मैच्योरिटी वाला उनका एक पोस्ट था, तो मुझे लगा कि कहीं वो भी लड़ने की तरफ तो नहीं दिशा में बढ़ रही हैं। लेकिन जब जी। उनसे मिलकर एक उन परिवार के एक सदस्य और करीबी नेता मिलकर निकले, तो कहा कि धनंजय सिंह ने खारिज कर दिया, पत्नी नहीं लड़ेंगी, जिला पंचायत की वो अध्यक्ष हैं और वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी रहेंगी। अभी 2 साल का कार्यकाल बचा है। जी। फिर ये जानकारी आई थी कि उनके पिता जो हैं, उन जो पहले भी विधायक रहे हैं, उपचुनाव में विधायक चुने गए थे, उनको वो चुनाव लड़ाने पर विचार करें, क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि सियासी जमीन जो है वो उसके लिए खाली रहे, वो ना चुनाव लड़े, तो फिर चर्चा किस बात की होगी? जी। आगे के लिए भी रास्ता खराब हो जाता है। अभी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते होंगे धनंजय, अगर कोर्ट से राहत मिल जाए। तो अभी आखिरी बात तक जो ये तय हुई थी कि भाई अगर राहत नहीं मिलती है कोर्ट से धनंजय को खुद व्यक्तिगत रूप से, तो फिर पिता को लड़ाने पर वो विचार कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी उनके पिता को टिकट देगी, ऐसे कोई संकेत मुझे मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आपके पास विकल्प क्या बचता है? आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन उनके पिता का लड़ने, धनंजय सिंह के लड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जो मुकाबला होता, वो मुकाबला होता दिख तो नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। बिल्कुल, मगर फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं धनंजय की शायद अगली तारीख में कुछ राहत मिले और उनके लड़ने की संभावनाएं बन जाएं। जो भी होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी आज चर्चा उठी है कि उनकी डिमांड उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बिल्कुल ज़ोरों से कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भी उतनी डिमांड नहीं है जितनी प्रियंका गांधी की रोड शो के लिए खास तौर पर डिमांड की जा रही है। ये खबरें जो आ रही है पंकज जी, ये कहाँ से आ रही, कहाँ से डिमांड ऐसी है? क्या ये वाकई सही बात है? देखिए, बिल्कुल। तस्वीर देखिए 2 तरफ से, एक तरफ से एनडीए का देखिए और एक तरफ से इंडिया गठबंधन का देखिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रचार होता हुआ दिख ही नहीं रहा, उम्मीदवार अपने-अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, जबकि एनडीए की तरफ से देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सारे बड़े-छोटे नेता लगे हुए हैं, बूथ तक के कार्यकर्ता। और यहाँ कुछ है ही नहीं। ये हुआ है कि ईद के बाद हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में उतरेंगे। जी। कल जो है वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस में यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और अध्यक्ष अजय राय गए थे। वहां लंबी चर्चा हुई कि ज्वाइंट कैंपेन कैसे किया जाए। तो उसमें उम्मीदवारों ने जो डिमांड रखी थी, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सारे पश्चिमी यूपी में है, वो मुरादाबाद से लेकर के आप चले जाइए सहारनपुर, कैराना, मेरठ, सारा पूरा का जो हिस्सा, जी।
तो एक लिस्ट हमें दिखाई गई, उसमें देखा जैसे इमरान मसूद है सहारनपुर से, जो कांग्रेस के फर्स्ट राउंड में कांग्रेस एक ही सीट पर लड़ रही है, वो है सहारनपुर। जी। सहारनपुर से इमरान मसूद ने 2 ही डिमांड रखी है। एक तो सचिन पायलट जो हैं, उनका वो चाहते हैं रोड शो, क्योंकि गुजर बिरादरी का वोट उनको मिल जाए, और प्रियंका गांधी का रोड शो। प्रियंका गांधी के रोड शो में कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के लोग भी मांग रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी प्रियंका गांधी का रोड शो मांग रहे हैं। और उनको राहुल गांधी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं। एक मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मल्लिक हैं, उनकी ऐसी डिमांड है कि राहुल गांधी की चुनावी सभा कराई जाए और अखिलेश यादव भी रहें। लेकिन अधिकतर उम्मीदवारों का जोर जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के उम्मीदवारों की डिमांड टैली पर अगर जाएं उनकी डिमांड में कि किन किन नेताओं की आप चाहते हैं अपने यहाँ कार्यक्रम, तो जी। पहले नंबर पे प्रियंका गांधी वाड्रा है। अब हमने पूछा दोनों ही पार्टियों के नेताओं से और उम्मीदवारों से भी कुछ बातचीत की। अब देखिए जैसे इकरा हसन है जो कैराना से चुनाव लड़ रही हैं, 28 साल की, सबसे कम उम्र की अभी उम्मीदवार वही है यूपी से। उनका एक पुराना राजनीतिक घराना रहा है, उनकी माँ, उनके पिता सब सांसद रहे, भाई नाहिद विधायक है। तो उन्होंने डिमांड की है कि एक ज्वाइंट रोड शो किया जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा का और डिंपल यादव का, दोनों महिला। तो इन उम्मीदवारों ने हमें बताया कि राहुल गांधी के आने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी। लेकिन प्रियंका गांधी अगर रोड शो करती हैं तो वो कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होगा, और वो लोग चाहते हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन ना हो। इमरान मसूद का देखिए ना, अपने विवादित बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिए थे, उसके बाद से चर्चा होती है, लेकिन अभी उनसे कोई भी सवाल करने जाता है पत्रकार ना, वो बोटी बोटी वाले पूछने जाता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो सब नहीं, मैं आजकल रोजी रोटी की बात कर रहा हूं। मतलब ये सारे उम्मीदवार जो बड़े सधे हुए तरीके से कि कहीं से भी कम्युनल पोलराइजेशन नहीं कर हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने मुस्लिम का वोट चाहिए होगा वो तो वोट मिलेगा, यादव का चाहिए, उस बेल्ट में यादव उतने है भी नहीं, कुछ सीटों को छोड़ वो तो मिलना ही मिलना है, उनको एड ऑन करना है। तो अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया तो सीधे सीधे फायदा होगा बीजेपी को। इसीलिए उनका फोकस एक सॉफ्ट चेहरा वाला जो है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ, इसीलिए अधिकतर नेताओं की जो डिमांड है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो का है। अब 19 तारीख को मतदान है, यानी 17 तारीख की शाम 5 बजे तक ही आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। 11 तारीख तक का कोई डिमांड, वो 11 तारीख को ईद है, और 12 को आपको बताऊं कि अखिलेश यादव जो है वो जा रहे हैं आपको पीलीभीत, और 13 तारीख को मुजफ्फरनगर वो बिजनौर जाएंगे वहां पर। तो समय बहुत कम बचा है। प्रियंका गांधी के रोड शो की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब देखते हैं समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस के बीच में जो बातचीत होती है उससे क्या प्रोग्राम निकलता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि राहुल के मुकाबले लोग चाहते हैं, जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, कि उनके यहाँ प्रियंका गांधी का या तो चुनावी सभा हो या फिर रोड शो। बिल्कुल, अब चुनाव एकदम सिर पे है, करीब आ गया है, चंद दिन ही बचे हैं पहले फेज की वोटिंग में, तो जाहिर सी बात है कि प्रचार प्रसार तेज होगा, प्रधानमंत्री लगे ही हैं, इंडिया गठबंधन की रैलियां, रोड शो भी तेजी पकड़ेंगे और डिमांड जैसी है वो आपको बताए ही। मगर पंकज जी, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां चुनाव करीब आते आते घमासान भी मच रहा है, बढ़ता जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बात हो। कई कई जगह देख रहे हैं, अभी हमने कल देखा कि भूपेंद्र चौबे अपने इलाके में पहुंचे हुए थे, वहां उनका विरोध हो गया। और उसके अलावा हम समाजवादी पार्टी में लगातार देख ही रहे हैं कि टिकट किस तरीके से कट रहे हैं, वापस से पुराने को मिल जा रहे हैं, नए प्रत्याशी आ जा रहे हैं। और मुरादाबाद में हमने देखा ही कि रुचि वीरा का विरोध हो रहा है, एसटी हसन के समर्थक उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन सी सीटें सपा और भाजपा के लिए लोकल लीडरशिप के लिहाज से, जो लोकल घमासान या अंतरकलह है उसकी वजह से भारी पड़ सकता है इन दोनों पार्टियों को? देखिए, एक तो ये है कि अंदर ही अंदर काम लगाया जा रहा है, बीजेपी में हो या समाजवादी पार्टी में, उस पर चर्चा ना करें, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। फिर वो बाहर निकल के कहेंगे कि आपने ऐसा कहा, हमने तो कहीं पब्लिकली बोला नहीं। तो हम उन पे चर्चा कर लेते हैं जहां संग्राम सड़क पे दिख रहा है जी। अब देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की चर्चा कर लूं। जो मेरठ में कांड हुआ वो आप देख ही रहे हैं। मुरादाबाद में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद लगा कि शायद अब चलो भाई, एक उम्मीदवार तय हो गई रुचि वीरा, तो एसटी हसन जाए, प्रचार करें सब लोग, संगठन भी लगे। अरे भाई, जिलाध्यक्ष थे अभी तक डीपी यादव, कल अचानक रात में अखिलेश यादव ने उनको हटा करके राजवीर यादव को बना दिया, क्योंकि रुचि वीरा ने शिकायत की कि भैया यहाँ जो है कोई मुझे कॉपरेट कर ही नहीं रहा। ऐसा कई सीटों पे हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनके अपने घर में ही घमासान मचा हुआ है।
उनको कॉपरेट नहीं किया जा रहा, लोग उनके साथ नहीं है, उनका काम लगाने पर फोकस है। आप देख रहे हैं दानिश अली का विरोध किस तरीके से हो रहा है अमरोहा में, पार्टी के अंदर भी, यानी कांग्रेस से भी और समाजवादी पार्टी के लोग भी। रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं कि उनका कैसे विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी कहानी जो आई है वो तो उस पार्टी की आई जहां कहा जाता है कि भाई अगर आपका टिकट कट गया तो उससे पहले ही आ जाता है उनका एक सोशल पोस्ट आ जाता है सोशल मीडिया में कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ने का मन है, मुझे अब ये करना है, मतलब खुद ही अपने को विड्रॉ कर लेते हैं कंटेस्ट। जी जी उस पार्टी में जो बरेली में पिछले 3 दिनों में हुआ है वो वाकई हैरान करने वाली बात है। जी। इतना कुछ हो गया, माँ बहन की गाली नहीं दी गई, बाद बाकी सब कुछ हो गया। कहानी थोड़ी सी समझिए। उमेश गौतम है जो ब्राह्मण जाति से है, वो वहां से मेयर है, वो भी टिकट मांग रहे थे। संतोष गंगवार का टिकट कटना तय है, ये माना जा रहा था। 8 बार के सांसद रहे। हालांकि संतोष गंगवार ने पूरी कोशिश की कि उनको टिकट मिले। अगर महेंद्र नाथ पांडे को मिल सकता है, जगनिका पाल को मिल सकता है, तो वो भी आस लगाए थे, ऐसा नहीं। क्षेत्रपाल गंगवार को टिकट मिल गया। अब देखिए उधर ठाकुर नाराज है छत्री, तो बरेली से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा किया गया तो कुर्मी नाराज हो जाएंगे और कुर्मी भी विद्रोह कर देंगे, बीजेपी का बैंड बजा देंगे। अब ये बात कैसे निकली? तो मेयर है उमेश गौतम, उन्होंने ब्राह्मण समाज के अपने नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने अंदर बंद कमरे में जो बैठक में कहा संतोष गंगवार के बारे में, और उनके एक साले साहब है वीरेंद्र उर्फ वीरू, उनके बारे में, दोनों के बारे में कहा कि इन दोनों को हम मजा चखा देंगे, और गाली गलौज की भी कहा कि इनको तो हम यहाँ से खदेड़ कर भगा देंगे, सब ठीक कर देंगे। वहां किसी ने उनकी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। अच्छा। और रिकॉर्डिंग पहुंच गए वीरेंद्र उर्फ वीरू, जो कि संतोष गंगवार के साले साहब हैं। उसके बाद संतोष गंगवार तक ये बात पहुंची। उसके बाद जो घर है वहीं पे, मतलब संतोष गंगवार का जो घर है वहीं पे उन्होंने भारत सेवा ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बना रखा, वहां उनका कार्यालय भी है। वहां पर फिर कुर्मी लोग जमा हो गए, वहां पर दे बवाल कि उमेश गौतम को हटाओ, इसको पार्टी से निकालो, नहीं तो कुर्मी बगावत कर देंगे। बात दिल्ली तक पहुंच गई, वीडियो तक गया कि क्या गाली गलौज चल रही है भाई। तो वहां से कहा गया भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि भाई साहब जाइए जरा, वहां मामला संभालिए। भूपेंद्र चौधरी जब पहुंचे तो भूपेंद्र चौधरी पर भी लोग टपक गए, उनको भी लोगों ने खरी खोटी सुना, उनको लोगों ने घेर लिया। क्या करे भूपेंद्र चौधरी? तो वहां स्थिति ये है कि वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में आप जानते हैं क्षेत्रपाल गंगवार ने कहा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे अभिमन्यु बना दिया गया, अकेले छोड़ दिया गया, संगठन मेरी मदद ही नहीं कर रही। तो बरेली में आपसी घमासान में ये स्थिति हो गई है कि कुछ भी हो सकता है, बहुत हालात खराब है। एक जगह यही नहीं है, कानपुर देहात चले जाइए, मतलब जिसको अकबरपुर लोकसभा सीट कहते हैं, सतीश महाना जी हैं अपने, जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब देवेंद्र सिंह भोले वहां से फिर से टिकट मिला है, वो सांसद भी रहे हैं। उनकी शिकायत ये है कि सतीश महाना जी जो हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए वोट मांग नहीं रहे, कहीं मेरे साथ जा नहीं रहे। और उन्हीं की लोकसभा में उनकी विधानसभा महाराजपुर पड़ती है। बिल्कुल, महाराजपुर पड़ती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पिछले चुनाव में भी ये शिकायत गई थी, और ये बात केंद्रीय नेतृत्व, आप समझ गए, अमित शाह जी तक पहुंची थी, तब भी शिकायत हुई थी। तो ऐसी शिकायतें कई लोकसभा सीटों से आ रही हैं, वो मामला बरेली का हो, वो मामला अकबरपुर का हो, कई जगहों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि अपनी पार्टी के लोग ही हमारा काम लगा रहे हैं। और पार्टी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि पार्टी लगातार नजर बनाए हुए है कि ऐसी चीजें ना हो जिससे पार्टी का नुकसान हो। तो सपा में भी और भाजपा में भी, दोनों जगह यही हाल। बिल्कुल, चुनाव करीब आ रहा है और ऐसा रुझानों से लगने भी लगा है, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं सभी तरफ से, उससे लगने भी लगा है कि मामला घमासान सब गंभीर होता जा रहा है। जो भी अपडेट आ रहे हैं पंकज जी के जरिए हम आप तक पहुंचाए रहे। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बाकी जनता तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिल्कुल पहला चरण करीब आ गया है। 19 तारीख को वोटिंग होनी है और लगातार जो भी अपडेट्स राजनीति से जुड़े, चुनाव से जुड़े हम तक आ रहे हैं, चाहे वो किसी प्रत्याशी की टिकट कटना मिलना हो या कोई घमासान हो, सब आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।